Hello everyone, very warm welcome to Bioverse Life Sciences। आज का लेक्चर है हमारा जो हम लिविंग वर्ल्ड को स्टडी कर रहे हैं उसका पार्ट 3 आज हम लोग देखेंगे। हमने बहुत सी चीज़ें कवर कर ली। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये चीज़ देखी कि जो हमारी बॉडी है उसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। उनमें हमने ये देखा था कि जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है उनको हम लिविंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म एंड जो कॉन्शियसनेस था ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती हैं लिविंग की। तो चलिए आज आगे देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। If you look around you, you will see a large variety of living organisms. अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे आपको एक बहुत बड़ी वैरायटी मिलेगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। Be it potted plants, insects, birds, your pets or other animals and plants. जो ये डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये प्लांट्स हो सकते हैं जिनको जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं जिनको हम पौधों को घर में लगा लेते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, आपके पेट्स हो सकते हैं जैसे पालतू कोई बिल्ली है, कुत्ता है जो पालते हैं लोग, वो पेट्स हो सकते हैं, कुछ और एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, बड़े बड़े से प्लांट्स। ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे जितने भी आपको बताए गए हैं ये सारे मिलके ही ये बनाते हैं डाइवर्सिटी। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कि आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से उनको नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो स्टिल आपके चारों तरफ प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे चारों तरफ सॉइल होती है जो मिट्टी होती है, अगर हम एक चुटकी मिट्टी भी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको वो दिखाई देते हैं? नहीं ना, वो दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन प्रेजेंट तो है ना। If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. अगर आप जिस एरिया को देख रहे हैं अगर आप उसका रेंज बढ़ाएंगे तो वहाँ पे जो डाइवर्सिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि एक पार्क है, आपका ये घर है और घर के चारों तरफ ये ऐसे कुछ पार्क बना हुआ है। तो जब आप यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने जाएंगे आपको क्या मिलेगा? जैसे कि नॉर्मल पड़ोसी के घर के पेट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे से पेड़ हो सकते हैं, गार्डन में बहुत से पॉटेड प्लांट्स हो सकते हैं, कुछ कुछ एक इंसेक्ट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स वगैरह हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, जैसे कि आप किसी नेशनल पार्क की सैर पे गए, बहुत बड़ा सा पार्क है, जब आप यहाँ घूमेंगे तो आपको कैसी डाइवर्सिटी मिलेगी? जैसे कि अगर यहाँ से कोई नदी निकल रही है तो आप देखेंगे उसमें फिशेस भी हो सकते हैं, क्रोकोडाइल्स भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में आप जब जिस नेशनल पार्क में घूम रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे जितने सारे एनिमल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लायन है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, उनका तो नाम भी लेना पॉसिबल नहीं होगा, जैसे डियर है, लायन है, मंकी है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, ह्यूमन भी होगा, एनिमल्स भी होंगे, फिशेस भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे। तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी का एरिया है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यही इस यहाँ पे लाइन में बताया गया है कि आप अगर जिस एरिया में देख रहे हैं, जिसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप उसके रेंज को बढ़ाते हैं तो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी होगी वो वैरायटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके घर के आसपास में लायन तो प्रेजेंट नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप नेशनल पार्क में जाएंगे तो वहाँ पे लायन के साथ में बर्ड्स प्रेजेंट हो सकती हैं जो कि आपके एरिया में भी थी। Obviously, if you were to visit a dense forest, अगर आप बहुत ही घने जंगल में घूमने जाते हैं, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it.
अगर आप किसी बहुत ही ज़्यादा घने जंगल में घूमने जाते हैं, आप जो डाइवर्सिटी देखेंगे और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखेंगे उनका नंबर बहुत ज़्यादा होगा। Each different kind of plant, animal or organisms that you see represents a species. जितने भी organisms को, plants को आप देखते हैं, वो सारे एक species को represent करते हैं। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. जितने भी numbers of species अभी तक known है और जिनको अभी तक describe किया जा सका है, उनका नंबर है 1.7 to 1.8 millions and it is the one of the most important lines of the NCERT. This refers to biodiversity or the number and types of organisms present on earth. ये जो आपको यहाँ पे नंबर दिखाया गया है, जितनी स्पीसीज को अभी तक डिस्क्राइब किया जा सकता है, अभी तक खोजा गया है, जितनी नॉन स्पीसीज हैं, इन्हीं को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। या हम इनको कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं हमारी अर्थ पे, वो हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.7 to 1.8 मिलियन। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. ये चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम कोई नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, नया एरिया कोई खोजते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी पुराने एरिया पे ही सर्च करते हैं तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लगातार मिलते रहते हैं। नई नई वैरायटी, नई नई स्पीसीज लगातार मिलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप न्यूज़ देखते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें भी आप देखते हैं कि कोई ना कोई इस तरीके की न्यूज़ निकलती रहती है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म मिला है, ये ऐसा जीवाश्म मिला है, या लाइक समथिंग लाइक दिस। मतलब कि जो नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लगातार मिलते रहते हैं, चाहे वो नया एरिया हो, चाहे वो पुराने एरिया को एक्सप्लोर किया गया हो। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. जो वर्ल्ड है हमारा, उसमें बहुत से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। We know the plants and animals in our own area, but their local names. जो भी हमारे आसपास में जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको जो हम अपने एरिया में उनको नाम से बुलाते हैं, तो उसको हम लोकल नाम से बुलाते हैं। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का नाम कुछ और हो सकता है, जबकि किसी दूसरे एरिया में जाने पे उस चीज़ को किसी दूसरे नाम से बुलाया जा सकता है। और अपने एरिया में हम उसे जिस नेम से बुलाते हैं उसको हम बोलते हैं लोकल नेम्स। These local names would vary from place to place. ये जो लोकल नेम होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जाने पे ये वैरी करते हैं। इवन विद इन अ कंट्री, एक ही शहर, एक ही देश के अंदर भी ये वैरी कर सकते हैं। Probably you would recognize a confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं और हमें कोई वे ना मिले किसी भी ऑर्गेनिज्म से बात करने का, जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, अगर हम वो बात नहीं कर सकते हैं तो क्या हम कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम चीज़ों को समझ नहीं पाते कि अगला हमसे क्या कहना चाह रहा है और हम क्या उसको बताना चाह रहे हैं। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. इसलिए एक ज़रूरत आती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनका नेम दिया जाए, एक ऐसा नेम जिससे वो हर जगह पे एक ही नाम से बुलाया जाए। जैसे कि अगर मैंगो है तो मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका नेम दिया गया। अब इसको मैंगीफेरा इंडिका किसी भी देश में कहीं पर भी
अगर बुलाया जाएगा तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंगो होगा। लेकिन जो लोकल नेम्स होते हैं, मैंगोज की भी कई वैरायटी निकाल देते हैं लोग। मैंगो को भी कोई आम बोलेगा, कोई कुछ और भी बोल सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन सभी को एक नाम दिया गया ताकि पूरी दुनिया में हर जगह पे उनको एक ही नाम से बुलाया जा सके। और ये जो प्रोसेस थी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। यही जो प्रोसेस है इसी को नॉमेनक्लेचर कहा गया। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. जो ये nomenclature दिया गया है ये तभी पॉसिबल है जबकि एक ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब कर दिया जाए कि हाँ ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि अगर बात की जाए तो अगर हमको इसका नाम देना है तो हमें पता होना चाहिए ना ये क्या है। जब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हम इसको नाम दे सकते हैं। और यही जो प्रोसेस है इसी को कहा गया है आइडेंटिफिकेशन। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. इसी तरह की स्टडी को करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट एक साथ में आए और उन्होंने एक ऐसा प्रोसीजर बनाया, एक ऐसा प्रोसेस बनाया जिससे कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया गया। और वो साइंटिफिक नेम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए पूरी वर्ल्ड में कॉमन था। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये ऐसा नाम था जो कि पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट थे जितने, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। जो प्लांट्स का नेम था, उनके प्लांट्स के नेम का बेसिस था वो उनके प्रिंसिपल्स एंड जो क्राइटेरिया था विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये एक बुक है जिसको ICBN कहा जाता है। इसमें जिनका नाम देना होता है प्लांट्स का, उनके लिए एक क्राइटेरिया रखा जाता है और उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्लांट्स का नेम दिया जाता है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम। आप ऐसा पूछ सकते हैं कि ये तो प्लांट्स का हो गया, एनिमल्स का नेम कैसे दिया जाता है। चलिए देखते हैं। एनिमल टैक्सोनोमिस्ट have evolved international code of zoological nomenclature। जो एनिमल टैक्सोनोमिस्ट थे, एनिमल्स को नेम देने वाले थे, उन्होंने इवॉल्व किया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या ICZN। ये एक ऐसा कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल कोड वाला जो था, इनका ऑर्गेनाइजेशन था कि यहाँ से एनिमल्स को नेम दिया जाएगा। The scientific names ensure that each organism has only one name। साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का सिंगल नेम हो जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name। जो डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कैपेबल होना चाहिए पूरी दुनिया में एक ही नेम से बुलाए जाने के लिए। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। इस चीज की भी श्योरिटी की जाती है कि जो नेम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दिया गया है वही नेम किसी और ऑर्गेनिज्म को ना दिया जाए। वो एक जो नाम दिया गया है वो एकदम स्पेसिफिक रहे। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organism। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए।
यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल का मतलब है कि ऐसे कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं जिनको कि पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। अब जो नेम दिया गया है, जो साइंटिफिक नेम दिया गया है, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि वो नेम कैसा होता है। हर नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जब हम देखते हैं कि कोई भी नाम जैसे मिलके बना होता है, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका का एग्जाम्पल लें तो इसमें दो पार्ट्स दिख रहे हैं, मैंगीफेरा और इंडिका। जो मैंगीफेरा है ये इसका जेनेरिक नेम है, जबकि जो इंडिका है ये है स्पेसिफिक एपिथेट। यही बताया गया है कि हर नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। जितने भी नेम आप देखेंगे उनमें ये दो कंपोनेंट्स जरूर मिलेंगे। The system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. ये जो सिस्टम है जिसमें एक नाम को प्रोवाइड किया जाता है विद टू कंपोनेंट्स, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब ऐसा नोमेनक्लेचर जिसमें कि दो नेम एक साथ में दिए जाते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था इसको कैरोलस लिनियस ने दिया था। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो सारी दुनिया के बायोलॉजिस्ट हैं इन्हीं के प्रिंसिपल पे चल के नेम्स को सजेस्ट करते हैं, नेम्स को रखा जाता है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट was found convenient। ये जो दो वर्ड्स के साथ में नेम दिया जाता है इसको बहुत ही सही माना गया किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करने के लिए। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better। चलिए हम लोग मैंगो का एग्जाम्पल देखते हैं। The scientific name of mango is written as Mangifera indica। जो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है Mangifera indica। Let us see how it is a binomial name। चलिए देखते हैं कि ये एक binomial name कैसे है। In this name Mangifera represent the genus। ये जो Mangifera पार्ट है इसका ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, while indica is a particular species। ये जो इंडिका है ये इसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, और अ स्पेसिफिक एपिथेट, और जो ये स्पीसीज है इसी को स्पेसिफिक एपिथेट भी कहा जाता है। कुछ और यूनिवर्सल रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, जिनमें कि पहला है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। ये जो नेम्स होते हैं ये लैटिन में होते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स, लेकिन इनको लिखा इटैलिक्स में जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। इनकी जो ओरिजिन होती है वो लैटिन होती है, लेकिन इनको जो लिखा जाता है वो इटैलिक्स में लिखा जाता है। दूसरा यूनिवर्सल रूल है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम represents the genus while the second component denotes the specific epithet। जो पहला वर्ड है वो जीनस होता है, जबकि जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तीसरा रूल है both the words in a biological names when handwritten are separately underlined। जब इस नेम को जब हम इसको हाथ से अपने लिखते हैं ये हैंड रिटन होता है, तो जो दो वर्ड्स होते हैं उन दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको वर्ड्स को अंडरलाइन करके पढ़ा रही हूँ, इसी तरीके से दोनों ही वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया जाता है। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। या तो उनको इटैलिक्स में प्रिंट कर दिया जाता है ताकि पता चलता रहे कि उनकी जो ओरिजिन है वो लैटिन है। फोर्थ रूल है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर।
ये देख सकते हैं आप, जो जीनस का पहला वर्ड है वो कैपिटल लेटर में है, while the specific epithet starts with a small letter। ये देखिए इंडिका का स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर में इंडिका लिखा गया है। It can be illustrated with the example of Mangifera indica। ये जो चारों रूल्स बताए गए हैं, यूनिवर्सल रूल इनको बोला जाता है नॉमेनक्लेचर के, और यहाँ पे मैंगीफेरा या मैंगो के एग्जाम्पल से इसको समझाया गया है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पे कुछ नेम्स के साथ में आपको ऑथर का नाम भी दिख सकता है लिखा हुआ, जिसने कि उस नेम को दिया है एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएटिव फॉर्म। ये जो नाम लिखा होता है किसी भी साइंटिस्ट का, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। एब्रिविएटिव का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरा नेम नहीं लिखा जाता। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंगीफेरा इंडिका लिन। अब यहाँ पे देखिए मैंगीफेरा जीनस, इंडिका स्पीसीज और लिन ये अब्रिविएटिव फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है लीनियस। मतलब कि लीनियस ने ये नाम दिया था मैंगीफेरा इंडिका, इसीलिए मैंगीफेरा इंडिका के बाद में ये साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और वो भी एब्रिविएटिव फॉर्म में। It indicates that this species was first described by Linnaeus। ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि इस स्पीसीज को लीनियस के द्वारा दिया गया था या उन्होंने इस स्पीसीज के नेम को दिया था। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए बायोवर्स को। थैंक यू वेरी मच।